हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो आज की क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, एलएलपी। अब बेटा देखो, जब हमने अपना असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर किया तो हमने कैसे किया था। हमने देखा था हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास वेरियस वेरियस मेथड्स है, जिसमें हमने एक देखा था ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट एंड अनदर वन इज, मैंने तब आपको बताया था ना कि एक एलएलपी मेथड हम पढ़ेंगे। तो आज हम वही एलएलपी मेथड पढ़ने वाले हैं। इसमें अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास है बेटा जी रिसोर्सेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके वो प्रोडक्शन करती है एंड देन उन प्रोडक्ट्स को सेल करती है, प्रॉफिट अर्न करती है ना। इन रिसोर्सेज को यूज करती है। अब कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं मैम, हमारे पास होते हैं चार तरह के रिसोर्सेज: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का यूज करती है कैसे, इस रिसोर्स का कैसे यूज करती है, लैंड रिसोर्स का, लैंड के ऊपर हम अपनी फैक्ट्री डालते हैं, उसके ऊपर हम अपनी मशीन रखते हैं, देन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, लेबर भी एक हमारा रिसोर्स है, लेबर वर्कर्स जो हमें काम करके देंगे, लेबर्स हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देंगे। कैपिटल रिसोर्स है, मतलब पैसा, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगेगा, दैट इज आवर रिसोर्स। एंड एंटरप्रेन्योर इज वन ऑफ द रिसोर्स। अब इसमें दिक्कत क्या है, रिसोर्सेज तो है ठीक है मैम, दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ये जो रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज बेटा जी होते हैं लिमिटेड। क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज क्या होता है, ऑल्टरनेटिव यूज होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। ऑल्टरनेटिव यूज मतलब कि अब लैंड का आप बहुत वे से यूज कर सकते हो। लैंड में यूज कर सकते हो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, लैंड में यूज कर सकते हो अपना वेयर हाउस बनाने के लिए, लैंड में यूज कर सकते हो अपना रिटेल शॉप बनाने के लिए। वेरियस यूजेस है, बट ये जो रिसोर्स है ये है लिमिटेड। लैंड मेरे पास लिमिटेड ही है ना, ये थोड़ी है कि अनलिमिटेड लैंड भरी पड़ी है दुनिया में, नहीं, लैंड है बहुत लिमिटेड रिसोर्स। उसी तरह से लेबर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है। अब आप कहोगे मैम लेबर लिमिटेड रिसोर्स थोड़ी है, लेबर तो इतना बड़ा बड़ा किसी को भी लेबर बना लो, ऐसा नहीं होता बेटा। लिमिटेड रिसोर्स वो होते हैं जिनका प्राइस हो। अभी जो रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे ना, उसका आपको प्राइस भी नहीं पे करना पड़ेगा। जैसे एयर, ये एयर आपके लिए अनलिमिटेड है, क्या आपको इसका प्राइस पे करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, मैं तो ऐसे ही सांस ले रही हूँ, एयर अंदर बाहर हो रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए अनलिमिटेड रिसोर्स है। बट लेबर भी हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्स है, कुछ टाइम के बाद लेबर भी हमारे पास खत्म हो जाएगी। एक पर्टिकुलर ग्रुप ही है हमारे पास लेबर का, उससे ज्यादा नहीं है। तो मेरे पास ये रिसोर्स भी लिमिटेड है। बट इसके भी यूजेस ऑल्टरनेटिव है। लेबर मैं अपनी वेयर हाउस में यूज कर सकती हूँ, लेबर मैं अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करनी है, लेबर मुझे अपने उसमें रिटेल शॉप में यूज करनी है एज अ सेल्समैन। तो इसके भी ऑल्टरनेटिव यूज है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। कैपिटल, पैसा तो भाई इतना लिमिटेड है, पूछो ही मत, जेब में 50 रुपए पड़े हैं बस। कैपिटल भी हमारे पास लिमिटेड है, बट ऑल्टरनेटिव यूजेस है। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स भी, अब हर बंदा थोड़ी एंटरप्रेन्योर है, नहीं है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स भी लिमिटेड है, उनके स्किल्स लिमिटेड है, बट उनके यूजेस बहुत ज्यादा है। तो ये चार रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं जो लिमिटेड है, और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस है तो मुझे नहीं पता कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं कैसे और कहाँ पे यूज करूंगी। ठीक है, एक तो ये दिक्कत है। दूसरी, एक तो ये रिसोर्सेज उनके पास लिमिटेड है और ऑल्टरनेटिव यूजेस है। उसके साथ साथ इन रिसोर्सेज को उन्हें अच्छी तरह से यूज करने के साथ साथ उनका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा मेन। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, या तो उन्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, या तो उन्हें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यही ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो एलएलपी का मोटा मोटा मतलब क्या है मैम, एलएलपी का मतलब है कि, अब एलएलपी का मतलब मैं आपको बताऊंगी, एलएलपी वर्ड का क्या मतलब। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक मेथड है। जैसे असाइनमेंट एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि किस वर्कर को कौन सी जॉब असाइन की जाए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हंगेरियन मेथड देखा। उसी तरह से हमारे पास ये जो है, ये भी एक न्यू प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के पास। प्रॉब्लम क्या है मैम, प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। इन दो ऑब्जेक्टिव को उसे अचीव करना है, किन चीज का ध्यान रखे कि भाई तेरे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मतलब कि मेरे को अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिवली इस तरह से यूज करना है कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अच्छे से अचीव हो सके। इट इज अ प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, एलएलपी मेथड के थ्रू। मैथमेटिकल मॉडल है ये एक हमारा, मैथमेटिकल मॉडल है ये एलएलपी। ठीक है, इसके थ्रू इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो,
इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब ये भी हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, क्योंकि मुझे ऑप्टिमाइज करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, अपने रिसोर्सेज का बढ़िया तरीके से यूज करके, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना अपने रिसोर्सेज का बढ़िया तरीके से यूज करके। ठीक है, इट इज अ टेक्निक फॉर स्पेसिफाइंग हाउ टू यूज, कैसे यूज करने हैं मुझे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मुझे बताती है कि मुझे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को या फिर अपनी कैपेसिटीज को किस तरह से यूज करना है, ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट मार्जिन को हाई करना, कम टाइम कंज्यूम करना, ये वाले ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। और इसके साथ साथ ही व्हेन दोज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, इन रिसोर्सेज के यूजेस भी अल्टरनेटिव हैं, तो कितनी बड़ी दिक्कत है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एलएलपी मॉडल। कौन सा मॉडल? एलएलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब मैम इसे लीनियर क्यों कहा जाता है और प्रोग्रामिंग वर्ड का क्या मतलब है? सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब है हमारा प्लानिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग वर्ड का क्या मतलब है हमारे पास? प्लानिंग। अब लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर मतलब बेटा जी, एक तो होता है आपके पास लीनियर रिलेशनशिप चल रहा है आपका, है ना, जैसे मैं जितना पढ़ूंगी मेरे उतने मार्क्स आएंगे। लीनियर रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है ना। तो इसमें भी आपका लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मैं जितना पढ़ रही हूँ मेरे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, दैट इज द लीनियर। तो इसमें आपकी जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लान। ठीक है, एलएलपी का मतलब आपको क्लियर है। अभी जो एलएलपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग हैज टू बेसिक पार्ट्स। हमारे एलएलपी के ना दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दूसरा होता है कंस्ट्रेंट सेट। अभी मैंने जो आपको नीचे एक्सप्लेन किया उसमें भी ऐसे ही था ना, मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अपने जो कंस्ट्रेंट हैं उसे ध्यान में रखते हुए। कंस्ट्रेंट मतलब जो मेरी दुविधाएं हैं, क्या दुविधा है मेरी, कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनका ऑल्टरनेटिव यूज है। ठीक है, एक तो फिर मेरे पास दो पार्ट्स हो गए एलएलपी के, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड एक कंस्ट्रेंट्स एंड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिस्क्राइब्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फॉर्मुलेशन। हम एलएलपी बना क्यों रहे हैं, क्या पर्पस है? क्या मैं कॉस्ट कम करना चाहती हूँ? क्या मैं प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहती हूँ? क्या मैं वर्कर्स का टाइम, वर्किंग आवर्स कम करना चाहती हूँ? क्या पर्पस है मेरा? तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमम करना चाहती हूँ, रिटर्न मिनिमाइज करना चाहती हूँ, कॉस्ट, कोई भी फंक्शन अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रेंट सेट। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मेरे को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दुविधा आ रही है, क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज विच डिस्क्राइब द रेस्ट्रिक्शन। ये कुछ इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज होती हैं जो हमें रेस्ट्रिक्शंस बताती हैं। अब मैम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? बेटा देखो, आपने इक्वेशन सुनी होगी बचपन में, पता ना इक्वेशन कैसे बनती है? ऐसे समथिंग बनती है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। मैम ऐसे इक्वेशन बनती थी हमारी कुछ कुछ, है ना। इसे हम कहते हैं इक्वल इक्वेशन। ठीक है, बट इसमें हम क्या करने वाले हैं? इन इक्वेशंस के साथ डील करने वाले हैं। अब इन इक्वेशंस क्या होती हैं बेटे? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, ये हो गई इन इक्वेशन। अब मेरे को यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं मिला, कौन सा साइन मिला है मेरे को? ग्रेटर देन या लेस देन का साइन मिलेगा। जहां पे आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन मिले उसे हम क्या कहते हैं? इन इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज को यूज करके आपके रिस्ट्रिक्शंस को डिस्क्राइब करता है, अंडर विच ऑप्टिमाइजेशन टू बी अकम्पलिश, ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ऑप्टिमली अचीव हो सके। ठीक है, तो ये मतलब था मेरे एलएलपी का। ठीक है, अब इसमें पढ़ने वाला जो थियोरी था वो इतना ही था। अभी आप मॉड्यूल देखोगे ना, आपको ये लंबे चौड़े 10-15 पेज दिखेंगे। वो क्या है बेटा? उसमें मेन आपको पहले पेज में ही थ्योरी बता रखी है, उसके बाद जो 10-15 पेज है ना उसमें उन्होंने बता रखा है कि ये जो सम सॉल्व होंगे उसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, उसे एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि मॉड्यूल बनाया जाता है फॉर द सेल्फ स्टडी पर्पस। इंस्टीट्यूट जब मॉड्यूल बना रहा है वो ये नहीं बोल रहा है कि जाके आप अपनी किसी प्राइवेट कोचिंग से क्लासेस लो, वो सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए बना रहा होता है। वो अलग बात है कि भाई वो बाद में कहीं से उठा उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं चीजें, इसलिए वो हमें समझ नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट लेवल की हो जाती है। बट मेन पर्पस क्या होता है मॉड्यूल बनाने का? कि सेल्फ स्टडी कर सको। तो उस अकॉर्डिंग उस मॉड्यूल में आपको स्टेप्स एक्सप्लेन कर रखे हुए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसे सॉल्व करने के। बट वो बहुत डिफिकल्ट है बेटा, वो पढ़ोगे ना आपको नहीं समझ आएगा। इसीलिए तो हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो अभी आगे जितना भी थ्योरी है ना मॉड्यूल की, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो हम जैसे जैसे साथ साथ में सम सॉल्व करेंगे ना वैसे वैसे हमारी होती जाएगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास आता है, मैम हमने एलएलपी समझ लिया, अब हमें देखना है कि एलएलपी में इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट होती है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि एलएलपी में आपको ये प्रॉब्लम है,
अब इस प्रॉब्लम का आपको सबसे पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आपको पेपर में प्रॉब्लम पता है कैसे दे देगा, आपको ना ऐसे पैराग्राफ में लिख के दे देगा कि ये है प्रॉब्लम, केस स्टडी दे देगा। अभी जैसे मैंने बोला था रियल लाइफ में क्या होता है कि आपको प्रॉपर टेबल्स वगैरह बना के देते हैं? नो, हमें क्या देते हैं, केस स्टडी पकड़ा देते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है भाई, ये देख ले, ये मार्केट की सिचुएशन है, ये चीजें हैं, अब मेरे को बता दे मेरा क्या सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमें केस स्टडी मिलती है। यस मैम, बिल्कुल। देन हमें इस केस स्टडी को एनालाइज करके अपना सोल्यूशन निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ताकि इसे हम अच्छे से एनालाइज कर सके, हम इसे एक प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हम अच्छे से अपने फॉर्मूलाज वगैरह को पुट कर सके इसमें। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, तो उसी तरह से इसमें भी करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू फॉर्मुलेट द इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस कैसे फॉर्मुलेट करनी है, ठीक है। तो बेटा जी, इसमें इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट की जाती है? सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं मैम? एक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, देन है हमारे पास कंस्ट्रेंट। ये दो चीजों का बेस लेके ही हम अपनी अपनी जो फॉर्मुलेशन है, इक्वेशन है, एलएलपी की इक्वेशन है, उसे फॉर्मुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप डिनोट करते हो जेड के साथ, डिनोट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन सब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, है ना। बिल्कुल, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव करना है, बट हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स है उसे अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, एंड यहाँ पे हम अपनी कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। एंड लास्ट में हम लिखेंगे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अब इस सब को, अभी हमें कुछ नहीं समझ आया मैम, क्या बोल रहे हो आप? कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी नहीं आएगा, मैं आपको क्वेश्चन के जरिए से समझाऊंगी इसमें क्या बोला गया है। क्या बोले, क्वेश्चन पढ़ो। A chemical company produces two compounds. एक केमिकल कंपनी है जो टू कंपाउंड प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से कंपाउंड है हमारे पास? ए एंड बी कंपाउंड। ठीक है, दो कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, ए एंड बी। द फॉलोइंग गिव्स द यूनिट ऑफ इंग्रेडिएंट सी एंड डी पर केजी ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। देखो, एक केमिकल कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है दो कंपाउंड। देखो बेटा, मैंने जैसा कि बोला कि हमें केस स्टडी को, जो हमें एक सिचुएशन दे रखी है, उसे एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसे फिट बिठाना है। तो मैं अभी साथ साथ में इसे एनालाइज करते जाऊंगी कि इसमें क्या बोलते हैं। केमिकल कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रही है दो कंपाउंड, ए कंपाउंड एंड बी कंपाउंड। ये दो कंपाउंड प्रोड्यूस कर रही है, बिल्कुल सही बात है। देन उन्होंने बोला कि ये कंपाउंड बनाने को, द फॉलोइंग गिव्स द यूनिट ऑफ इंग्रेडिएंट सी एंड डी पर केजी ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी। ए बनाने को, मुझे मुझे ना ये ए और बी कंपाउंड बनाने को इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मैम। क्या लगते हैं? इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? इंग्रेडिएंट सी एंड डी लगता है मुझे ये ए एंड बी कंपाउंड बनाने को। मतलब कुछ मुझे इंग्रेडिएंट लगेगा ए बनाने को, कुछ इंग्रेडिएंट लगेगा मुझे बी बनाने को, सी का कुछ इंग्रेडिएंट ए में जाएगा, बी में जाएगा, डी का कुछ इंग्रेडिएंट ए में जाएगा, बी में जाएगा। अब उसकी इंफॉर्मेशन कि पर केजी कंपाउंड में कितना इंग्रेडिएंट लगता है वो ये दे रखी है। ठीक है, कंपाउंड कंपाउंड ए बनाने में मुझे सी इंग्रेडिएंट कितना लगता है पर केजी। एक केजी अगर मुझे कंपाउंड ए बनाना है तो उसके लिए मुझे सी इंग्रेडिएंट कितना लगता है? वन। ठीक है, सी इंग्रेडिएंट मुझे कितना लगता है? वन लगता है। मतलब कि यहाँ पे लिखो, ये देखो, साथ साथ में हम बेटा टेबल बनाएंगे। कंपाउंड ए बनाने में मुझे सी इंग्रेडिएंट कितना लग रहा है? वन लग रहा है। ठीक है, पर केजी कंपाउंड ए बनाने में मुझे सी इंग्रेडिएंट लग रहा है वन। और कंपाउंड ए बनाने में मुझे डी इंग्रेडिएंट कितना लग रहा है मैम? थ्री लग रहा है। पर केजी कंपाउंड ए बनाने में मुझे डी इंग्रेडिएंट लग रहा है थ्री। उसी तरह से कंपाउंड बी बनाने में मुझे सी इंग्रेडिएंट लग रहा है टू, एंड कंपाउंड बी बनाने में मुझे डी इंग्रेडिएंट लग रहा है वन। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? as well as minimum requirement of CD and cost per kg of the AB is given। इसके साथ साथ आपको क्या दे रखी है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ CD। मतलब कि मेरे को जो मिनिमम CD है वो कितना, इंग्रेडिएंट सी मेरे पास कितना मिनिमम अवेलेबल है? 80 केजी। एंड इंग्रेडिएंट डी मेरे पास मिनिमम कितना अवेलेबल है? 75 केजी अवेलेबल है। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है कि कम से कम मेरे को इतना तो चाहिए, 80 केजी तो मुझे चाहिए ही, और डी इंग्रेडिएंट कम से कम 75 केजी तो मुझे चाहिए ही। और उसके साथ आपको दे रखी है कॉस्ट पर केजी। कंपाउंड ए की कॉस्ट इतनी लगती है, कंपाउंड बी की कॉस्ट इतनी लगती है पर केजी। ये सब मुझे दे रखा है।
तो इस तरह से मेरा ये टेबल बन के रेडी हो गया। अगर हम यहाँ पे भी देखें, अगर हम खुद टेबल बनाना सीख रहे थे ना, तो यहाँ पे मुझे दे रखी है कॉस्ट पर केजी। कंपाउंड ए को कितनी कॉस्ट लग रही है, 4 रुपीज, एंड कंपाउंड बी को कितनी कॉस्ट लग रही है, 6 रुपीज पर केजी। और उसके साथ मुझे यहाँ पे दे रखी है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मतलब मिनिमम मुझे कितना चाहिए कंपाउंड, इंग्रेडिएंट सी मुझे कम से कम कितना चाहिए 80, और इंग्रेडिएंट डी कितना चाहिए कम से कम 75। तो बस यही टेबल बन गया, यही ऊपर बना हुआ ना टेबल। तो हमने टेबल बनाना भी सीख लिया। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टेबल बना के दिया है, वरना मैं आपको टेबल बना के नहीं देती, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। वैसे हम आगे क्वेश्चन में आपको खुद टेबल बनाना है, ठीक है, जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन में टेबल मिल जाए, तो इसलिए हमने साथ में टेबल बनाना भी सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को फॉर्मुलेट करेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले मैम हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या लिखते हैं हम सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे जगह ही नहीं बची है ना, ये देखो सबसे पहले हमें लिखना है मैम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही बताया था मैंने आपको ऊपर, ये देखो ना, सबसे पहले मुझे लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इस केस में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट ड्रॉन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। आपको प्रॉब्लम बनानी है, मैथमेटिकली प्रॉब्लम राइट डाउन करनी है, मतलब एलएलपी प्रॉब्लम राइट डाउन करनी है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपका कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हम कर सके। तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है, मुझे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अभी कॉस्ट कितनी दे रखी है मैम, यहाँ पे 4 दे रखी है कॉस्ट, एंड यहाँ पे मुझे 6 कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। अब मुझे 4 और 6 को मिनिमाइज करना है क्या, हाँ मैम 4 और 6 को मिनिमाइज करना है, पर क्या मुझे पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, नहीं मैम मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी मुझे 4 रुपीज को मिनिमाइज करना है, मुझे 6 रुपीज को मिनिमाइज करना है, नहीं मैं टोटल में बोलूंगी। मतलब कि मैं अपना कंपाउंड ए कितना बनाने वाली हूँ, उसका टोटल मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है ना। मतलब ये देखो, इसमें हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं कंपाउंड ए कितना बनाने वाली हूँ, कंपाउंड बी कितना बनाने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ में मैं करूंगी लेट द यूनिट नहीं ना लिखेंगे, यहाँ पे केजी लिखेंगे, केजी प्रोड्यूस ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए में कितना प्रोड्यूस करने वाली हूँ, लेट से x1, ठीक है। लेट द केजी प्रोड्यूस ऑफ कंपाउंड बी, कंपाउंड बी में कितना प्रोड्यूस करने वाली हूँ, लेट कर लो x2, ठीक है। अब मैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना सकती हूँ। बेटा मुझे ये बताना पड़ेगा, मेरे पास ना जगह ही नहीं बची है, टेबल वैसे भी गिवन ही है हमें, है ना। जो मैं कंपाउंड ए प्रोड्यूस करूंगी वो x1 लेट कर लिया, और जो कंपाउंड बी मुझे नंबर ऑफ केजी प्रोड्यूस करना है वो x2 मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैं बना सकती हूँ अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं मैम हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मुझे कॉस्ट मिनिमम करनी है कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी की, मुझे टोटल कॉस्ट मिनिमम करनी है। तो कंपाउंड ए की कॉस्ट क्या आ जाएगी मेरे पास, x1, 4x1, पर यूनिट है मेरे पास 4 रुपीज, है ना, पर यूनिट है, इनटू मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाने वाली हूँ कंपाउंड ए की, x1 बनाने वाली हूँ, तो ये कितना आ गया 4x1 आ गया हमारे पास, प्लस मुझे टोटल कॉस्ट मिनिमम करनी है ना, कंपाउंड बी पे भी कॉस्ट लगेगी, 6 है पर यूनिट, एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाने वाली हूँ कंपाउंड बी की x2, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि मुझे अपनी इस कॉस्ट को मिनिमम करना है, ये मेरा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बन गया ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स है ना। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करने में हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू सम constraints, ठीक है। क्या क्या कंस्ट्रेंट है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करने में, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट कंस्ट्रेंट है ना मेरे पास। अब मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है कंपाउंड ए में लगता है 1 एंड कंपाउंड बी में लगता है मुझे 2 इंग्रेडिएंट, और मिनिमम इंग्रेडिएंट है मेरे पास 80 केजी है मेरे पास मिनिमम इंग्रेडिएंट। तो देखो 1x1 प्लस 2x2 इज, ये मिनिमम है ना बेटा। देखो अभी मेरे को जो कंस्ट्रेंट बनाना है वो क्या है, मेरे पास जो इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी है वो मेरी दिक्कत है, इंग्रेडिएंट मेरे पास रिसोर्स है ना,
है ना, कंपाउंड ए एंड बी मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है वो क्या है, वो इंग्रेडिएंट है। तो रिसोर्स क्या है बेटा, मेरे पास लिमिटेड है, तो रिसोर्स ही मेरा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट हो जाएगा। अभी जो इंग्रेडिएंट है वो मुझे 1 and 2 दे रखा है पर केजी ऑफ कंपाउंड ए एंड पर केजी ऑफ कंपाउंड बी। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड हमने कितने कितने अज्यूम किए थे, x1 एंड x2। तो 1 लगेगा हमें पर केजी ऑफ कंपाउंड ए, इंटू कर देंगे x1 से, एंड 2 लगेगा हमें टोटल अपने कंपाउंड बी के लिए, और इंटू कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ अपना कंपाउंड बी के साथ। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे इन्होंने क्या बोल रखा हुआ है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मुझे कम से कम कितना चाहिए, ये इंग्रेडिएंट सी कितना चाहिए, 80। मिनिमम है ना, कम है ना, मतलब कि ये जो है ना अपने पास, ये जो गिवन है, ये जो गिवन है ना, ये ज्यादा हो सकता है 80 से। तो ज्यादा हो सकता है तो मतलब ग्रेटर देन 80 हो सकता है। क्यों ऐसा लिखा मैम, एक बार फिर से बताऊं, नहीं समझ आया। देखो बेटा जी, मुझे कंस्ट्रेंट लिखने हैं। दिक्कत क्या है, मेरी रॉ मटेरियल मेरे पास लिमिटेड है। रॉ मटेरियल क्या है मेरे पास, इंग्रेडिएंट सी एंड डी। इंग्रेडिएंट सी को अगर मैं देखूं तो इंग्रेडिएंट सी मुझे 1 kg लगेगा फॉर 1 kg ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, वन मुझे लगेगा 1 kg फॉर 1 kg ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, बट मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड ए मैं कितने बनाने वाली हूँ, x1 बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू x1 कर देंगे। ये कैसे आ जाएगा, 1x1। उसी तरह से इंग्रेडिएंट सी लगेगा मुझे 2 kg फॉर 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड बी। तो 2 into x2 कर दूंगी, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मेरा इंग्रेडिएंट सी आ जाएगा। अभी ये जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट सी है ना, ये आपका ज्यादा हो सकता है 80 से। ऐसा क्यों, बेटा यहाँ पे लिखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब मुझे कम से कम 80 तो चाहिए। 80 से ज्यादा हो सकते हैं ना, कम नहीं हो सकते हैं ना। मिनिमम उन्होंने बोला कि मुझे ये 80 चाहिए। ये जो मुझे टोटल नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट चाहिए ना, ये आपको क्या दे रखा है, टोटल केजी ऑफ इंग्रेडिएंट सी रिक्वायर्ड। जो मुझे इंग्रेडिएंट सी चाहिए ना अपना, वो इंग्रेडिएंट सी ये टोटल है, मुझे टोटल इंग्रेडिएंट सी कितना चाहिए, तो उन्होंने बोला मिनिमम 80 तो चाहिए। तो ये जो इंग्रेडिएंट सी चाहिए, ये 80 से ज्यादा हो सकता है, 80 से कम नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डाल दिया। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स, ये जो मेरे पास इंग्रेडिएंट सी है, ये कम ज्यादा होना चाहिए 80 से, 80 से कम नहीं हो सकता है। अब 80 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 80 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है 80, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, समझ आया, ऐसे हमारा बनता है कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट किसका था, कंस्ट्रेंट फॉर इंग्रेडिएंट सी। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हम किसका बनाएंगे, इंग्रेडिएंट डी का। मुझे भाई रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट बनाना है, जो मेरे पास रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड पड़े हुए हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस है उनके। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारे पास इंग्रेडिएंट सी का। अब इंग्रेडिएंट सी लगता है कंपाउंड ए पर केजी ऑफ कंपाउंड ए के लिए 3x1 प्लस, और इंग्रेडिएंट डी लगता है पर केजी ऑफ कंपाउंड बी के लिए 1, तो 1x2 आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 75। तो मतलब कि ये जो टोटल मुझे इंग्रेडिएंट डी चाहिए, ये कम से कम 75 तो होना चाहिए, 75 से कम नहीं हो सकता। तो मतलब कि ये जो टोटल इंग्रेडिएंट डी है, ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए 75। तो ये क्या आ गया, कंस्ट्रेंट फॉर इंग्रेडिएंट डी। ठीक है, अब लास्ट कंस्ट्रेंट मेरे पास आता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। अब वो क्या बोलता है कि अब मैंने ये जो लेट किया है पर टोटल नंबर ऑफ केजी ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, मतलब कि मैं कंपाउंड ए की कितना केजी प्रोड्यूस करने वाली हूँ एंड कंपाउंड बी का कितना केजी प्रोड्यूस करने वाली हूँ। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्या मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं कंपाउंड ए -1 प्रोड्यूस करूंगी, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, नहीं बोल सकती। मैम -1 कैसे प्रोड्यूस करोगे, या तो मैं 0 प्रोड्यूस करूंगी या फिर मोर देन 0 प्रोड्यूस करूंगी, -1 तो मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो इसे ही हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। x1 और x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस में नहीं हो सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। और ये हो गई हमारी एलएलपी की इक्वेशन फॉर्मुलेट, इक्वेशन बन गई, बस इतना ही था हमारा इक्वेशन बनाना, सिंपल। सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है,
देन हमें अपनी कंस्ट्रेंट को इस्टेब्लिश करना है एंड लास्ट में हमें नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट डाल देने हैं। अब ये जो मैंने किया ना, ये वाला जो पार्ट किया, इसे हम क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करना, डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, जो मैंने लेट किया कि कितने नंबर ऑफ केजी में कंपाउंड ए और कंपाउंड बी प्रोड्यूस करूंगी, इसे हम क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल मैंने बनाया है। इसके बेसिस पे हम अपनी पूरी एलएलपी फॉर्मुलेट कर ली। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है आपको डिसीजन वेरिएबल बनाना है, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3 में आपको कंस्ट्रेंट स्टैब्लिश करने हैं एंड स्टेप 4 में आपको नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बताना, और इस तरह से आपकी एलएलपी की इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल था। अभी नेक्स्ट चलेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अभी हम पहले थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी मॉड्यूल में ना भर भर के क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको ये इक्वेशन फॉर्मुलेट करने की। अब बेटा ये वाला सेम चैप्टर ना आपको फाइनल में एचसीएम में भी पढ़ाया जाएगा, सेम है ये चैप्टर, बट उसमें एडवांस लेवल में। अभी इंस्टीट्यूट का जो पुराना मॉड्यूल था ना, उसमें क्या था, उन्होंने जस्ट यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मुलेट करना बताया था, ताकि बच्चा फाइनल में जाके ये इक्वेशन फॉर्मुलेट करना ना सीखे, सीधे उस इक्वेशन का आंसर निकालना सीखे। बट इस बार इन्होंने क्या किया, न्यू सिलेबस में इन्होंने इक्वेशन फॉर्मुलेशन वाला तो अपना मेजर पोर्शन रखा, साथ में इन्होंने दो क्वेश्चन डाल दिए कि इसको मेथड, जिस मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब देखो, ये तो मैंने अभी सिर्फ प्रॉब्लम को अपने मेथड में लिखा ना, अब इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन भी तो निकालना है। तो ये पहले हम पढ़ते थे फाइनल में, इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ये अभी भी फाइनल का ही पार्ट है, बट बेवकूफी की तरह मॉड्यूल में दो क्वेश्चन दे दिए हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन बताया हुआ है। अब वो दो क्वेश्चन के चक्कर में हमें पूरा इसका पढ़ना पड़ेगा, क्या मेथड रहते हैं सॉल्यूशन वगैरह के। ठीक है, वैसे तो आपको पेपर में आएगा, ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको इक्वेशन वाला है, बट अगर मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं तो कुछ पता नहीं है, वो आपसे सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम इसे प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएंगे और हमारा ही फायदा, हमें फाइनल में पढ़ने की आसानी हो जाएगी, थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा फाइनल में। ठीक है, तो मेन फोकस तो हमारा फिलहाल इसी पे रहेगा कि फॉर्मुलेशन कैसे होती है एलएलपी की, पहले वो सीखेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अ पेंशन फंड मैनेजर is considering investing in two shares A and B। एक पेंशन फंड मैनेजर है, उसे दो शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, शेयर A एंड B। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको टेबल नहीं बना के रखा है, अभी हमें खुद से टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक पेंशन फंड मैनेजर है जिसे इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, शेयर्स कौन से हमारे पास, A एंड B, दो शेयर्स में उसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, it is assumed that शेयर ए विल अर्न अ डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम। जो शेयर ए है वो डिविडेंड अर्न करेगा, डिविडेंड अर्न करेगा शेयर ए 12% पर एनम, एंड शेयर एंड 4% पर एनम। जो शेयर बी है, यहाँ पे शेयर बी आएगा, शेयर बी कितना अर्न करेगा डिविडेंड, 4% पर एनम हमारा शेयर बी डिविडेंड अर्न करके देगा। Growth in the market value in 1 year of share A will be 10 पैसा पर वन इन्वेस्टेड। आपने अगर वन शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उसकी पर एनम कितनी ग्रोथ होगी, 10 पैसे की उसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हमें ग्रोथ भी दे रखी है यहाँ पे, कितनी, 10 पैसे की, 0.10 रुपीज। एंड इन बी 40 पैसा पर वन इन्वेस्टेड। अगर बी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, बी के एक शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए आपको जो पर एनम की उसकी ग्रोथ होगी वो कितनी होगी हमारी, 0.40 रुपीज। ठीक है, ये पर शेयर की डिटेल हमें दे रखी है। ओके, फंड मैनेजर को करना क्या है, ही रिक्वायर्स इन्वेस्टिंग द मिनिमम टोटल सम विच विल गिव। वो चाहता है कि मैं मिनिमम से मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करूं, किसमें, इन शेयर्स में, और ये मेरे को हाइयर से हाइयर रिटर्न दे। ठीक है, ये चाहता है फंड मैनेजर। डिविडेंड इनकम ऑफ एटलीस्ट 600 पर एनम एंड ग्रोथ इन 1 year ऑफ एटलीस्ट 1000 ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो आपकी डिविडेंड इनकम है ना, वो एटलीस्ट होगी, एटलीस्ट कितनी डिविडेंड इनकम होगी आपको, 600 पर एनम। और जो ग्रोथ है, द ग्रोथ ऑफ 1 year ऑफ एटलीस्ट 1000 ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ कितनी होगी आपकी, 1000 रुपीज की आपकी ग्रोथ होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, अगर आप इनिशियल जो इन्वेस्ट कर रहे हो 1 year के अंदर अंदर एटलीस्ट 1000 की ग्रोथ तो होगी ही।
यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आपको मैथमेटिकल मॉडल बना के देना है, विच विल फैसिलिटेट कंप्यूटेशन ऑफ द मिनिमम सम टू बी इन्वेस्टेड टू मीट द मैनेजर ऑब्जेक्टिव। उसे मिनिमम सम इन्वेस्ट करना है ताकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो हाइयर से हाइयर रिटर्न मिले, वो अचीव हो सके हमारा। ठीक है, तो इसके फॉर्मुलेशन सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसका ना पहले यहाँ पे टेबल बना लेते हैं ताकि मैं इसे इरेज करके ऊपर लेके जा सकूं, नीचे हम आराम से अपना फॉर्मुलेट कर सके। इसी में टेबल बन गया ना हमारा। ठीक है, ये मेरा बन गया टेबल। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलएलपी में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, हमें मैम सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करना है ना। डिसीजन वेरिएबल मतलब कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स, अब इसमें शेयर्स की बात कर रहे हैं ना, शेयर ए एंड शेयर बी, शेयर ए एंड शेयर बी, मुझे कितना नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं, दैट इज माय डिसीजन वेरिएबल इस केस में, है ना। वो सबसे पहले हम यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल लिख लेंगे। डिसीजन वेरिएबल क्या आ जाएगा मेरे पास, लेट द सम इन्वेस्टेड इन शेयर ए, शेयर ए में मैं कितना इन्वेस्ट करूंगी, x1, लेट द सम इन्वेस्टेड इन शेयर बी x2। ठीक है, ये मेरा हो गया डिसीजन वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किससे हम डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं मैम हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मेरे को x1 प्लस x2 जो है वो मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्ट करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट्स है मेरे पास इसमें, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है मेरे पास डिविडेंड की कंस्ट्रेंट है। डिविडेंड मुझे यहाँ पे मिलेगा 12% पर एनम एंड यहाँ पे मिलेगा 4% पर एनम, और एटलीस्ट 600 पर एनम तो मुझे मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम डिविडेंड को लिख लेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट है डिविडेंड की 0.12 x1 प्लस 0.04 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 600, क्योंकि एटलीस्ट 600 मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है मुझे। एंड सेकेंड है ग्रोथ 0.10 x1 प्लस 0.40 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। ये है मेरी कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू अपना ग्रोथ। ये कंस्ट्रेंट है आपकी डिविडेंड की, और ये कंस्ट्रेंट हो गई हमारी ग्रोथ की कंस्ट्रेंट हो गई। ठीक है, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट आ गई, और लास्ट कंस्ट्रेंट कौन सी बन जाएगी, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। x1 कोमा x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप माइनस में तो इन्वेस्ट नहीं ना करोगे शेयर्स में, तो बस इतना सिंपल सा था हमें जो इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी थी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को क्या हो गया भाई, ये देखो अब ये क्वेश्चन हो गया एकदम सही। ठीक है, वो नीचे चला गया वहां से थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं, अ कंपनी पोजेस टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक कंपनी में दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे पास, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि दोनों ही प्लांट क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड, दोनों प्लांट ये तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम अ कॉमन रॉ मटेरियल। कॉमन रॉ मटेरियल इनके लिए यूज होता है। ठीक है, प्लांट ए है हमारे पास, ऐसे लिख लेते हैं ना, एक है हमारे पास प्लांट ए और एक है हमारे पास प्लांट बी। ठीक है, अब ये दोनों ही प्लांट जो अपना प्रोड्यूस करते हैं, विच कैन प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, तीन प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों ही प्लांट। However, the proportion in which the product are produced are different in
ईच प्लांट, जो प्रोपोर्शन है, किस प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे इन दोनों प्लांट में डिफरेंट है। एंड सो आर द प्लांट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर, इससे जो आपके प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रखी है हमें प्लांट की, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन डिफरेंट है। ये प्लांट एक्स लेट से 2 बनाता होगा, ये प्लांट एक्स प्रोडक्ट बनाता होगा, 3 बनाता होगा, तो ये प्रोपोर्शन अलग है। तो इनकी जो पर आर, जो इनकी आर्स में रिक्वायरमेंट है, कितने घंटे वर्कर काम करेगा वो अलग होगा। तो जितने घंटे वर्कर काम करेगा उस अकॉर्डिंग वेजेस भी अलग अलग होगी, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इनका प्रोपोर्शन अलग अलग है मैन्युफैक्चरिंग का, इसलिए इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर भी अलग अलग है। ठीक है, डेटा ऑन प्रोडक्शन पर आर कॉस्ट, प्रोडक्शन पर आर कॉस्ट का डेटा आर गिवन बिलो, आपको नीचे दे रखा है, ये देखो। प्लांट ए में आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर लगती है 9 एंड प्लांट बी में आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर लगती है 10। ठीक है मैम, टुगेदर विद करंट ऑर्डर्स ऑन हैंड ऑफ ईच प्रोडक्ट, और साथ में आपको दे रखे हैं कि आपके हर एक प्रोडक्ट के ऑर्डर आपके पास कितने हैं, ऑर्डर ऑन हैंड, कितने ऑर्डर हैं आपके पास हर एक प्रोडक्ट के, 50 हैं एक्स प्रोडक्ट के ऑर्डर, 24 है वाई प्रोडक्ट के ऑर्डर, एंड 60 है हमारे पास जेड प्रोडक्ट के ऑर्डर दे रखे हैं हमें। ठीक है, इसे भी रेडी से कर लेते हैं, 9 एंड 6। और ये हमें दे रखा है कि किस प्रोपोर्शन में हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। प्लांट ए में प्रोडक्ट एक्स बनता है 2, प्लांट ए में प्रोडक्ट वाई बनता है 4 एंड प्लांट ए में प्रोडक्ट जेड बनता है 3। प्लांट बी में प्रोडक्ट ए बनता है 4, 3 एंड 2। ऐसे हमें टेबल पूरा दे रखा है, टेबल यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उल्टा करके दे रखा है, हमने इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीधा कर लिया जैसे हम अभी तक सीखते आए हैं। हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम बनानी है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है, टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन आर नीडेड टू फुलफिल द ऑर्डर्स ऑन हैंड। आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर्स कितने चाहिए ताकि जो मेरे ऑर्डर्स ऑन हैंड हैं ये ऑर्डर्स हम फुलफिल कर सके, और जो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो नंबर ऑफ आवर्स मेरे को काम करना पड़ता है उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मैं कम कर सकूं। तो मेरा बच्चे जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो रहा है इसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैम मेरे को ना अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा ये है, मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है, और कंस्ट्रेंट क्या है कि मुझे अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करके चलना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मुझे नंबर ऑफ, जो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे अपना रिड्यूस करना है, कम करना है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे डिसीजन वेरिएबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझे दे रखी है पर आवर की कॉस्ट दे रखी है। प्लांट ए में अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो आपको 9 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी, तो मुझे देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन प्लांट ए। लेट द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन प्लांट ए इक्वल्स टू x1, एंड प्लांट बी में कितना लेट कर लूंगी, लेट द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन प्लांट बी इज x2। डिसीजन वेरिएबल मेरा बन गया। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मुझे अपनी कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना है, टोटल कॉस्ट को। तो 9 पर आवर लगती है, टोटल आवर्स वर्कड हमने x1 लेट किए हैं, 9x1 प्लस 6x2, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मुझे इस कॉस्ट को मिनिमम करना है, z इक्वल टू, जेड से डिनोट करते हैं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ये कुछ कंस्ट्रेंट के साथ आ रहा है भाई हमारा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है अब इस केस में हमारे पास, कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं ऑन हैंड, ये जो ऑर्डर्स दे रखे हैं ना हमारे ऑन हैंड, हमें इसे अचीव करना है, फुलफिल करना है अपने ऑर्डर्स को। तो प्लांट ए में एक्स प्रोडक्ट का ऑर्डर है 2, एक्स प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना है मेरे पास, एक्स प्रोडक्ट मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, 2x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 50, क्योंकि ये ऑन हैंड ऑर्डर है ना, ऑर्डर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 24। ठीक है, मुझे इतना टोटल प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट अपना, और कम से कम 50 तो ये होना ही चाहिए, 50 से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 50 तो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑन हैंड ऑर्डर्स कितने हैं, 50 हैं। उसी तरह से हम बाकी भी बना रहे हैं, 3x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल कंस्ट्रेंट होगी। लास्ट में कौन सी कंस्ट्रेंट आ जाएगी, नॉन
नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ये क्या बोलती है, x1 एंड x2 मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा तो 0, ये माइनस में नहीं हो सकता, आवर्स वर्कड है ना। तो ये अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अभी हम सिर्फ यही सीखेंगे कि हमारी जो एलएलपी है वो हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड। ये हो गया एकदम से, हमारे पास फिर जगह नीचे कम पड़ जाती है ना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन प्लांट। अच्छा बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबल दे रखा था, पर ये टेबल दे रखा था हमें उल्टा। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपना टेबल बना के ही चलना है। ऐसे ही आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे टेबल देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, भावनाओं में बैठ के नीचे वाले को मान लेते अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इसे मान लेते कंस्ट्रेंट, है ना, ऐसे करते ना। बट ये टेबल हमें उल्टा दे रखा था, हमें क्वेश्चन को समझना है, हमें रट्टा नहीं लगाना कि टेबल दे रखा है तो नीचे वाला हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ये कंस्ट्रेंट होगा। समझो, जिस चीज को हम करना चाहते हैं, जो मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती हूँ, वही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना। इसमें मैं अपने आज वक्त को कम करना चाहती हूँ, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना चाहती हूँ, तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हैं, प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट। आप 3 प्रोडक्ट बनाते हो प्लांट में, पी क्यू एंड आर, हैविंग अ प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दे रखा है। 3 प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, पी क्यू एंड आर, 3 प्रोडक्ट बनते हैं जिनका हमें प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है ₹3, ₹5 पर यूनिट एंड ₹4 पर यूनिट। ये मुझे दे रखा है प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। द रॉ मटेरियल ए बी एंड सी ऑफ स्केर्स सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, इसके लिए हमारे पास कौन से हैं, ए बी एंड सी। ठीक है। अभी रॉ रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं मैम, उनकी स्केर्स सप्लाई होती है। तो इनका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है 8, 15 एंड 10 यूनिट्स। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम सप्लाई इस बार दे रखी है। आगे क्या होता था, हमें मिनिमम दे रखा होता कि कम से कम इतना तो चाहिए, इस बार हमें मैक्सिमम दे रखा है कि रॉ मटेरियल ए मैक्सिमम मुझे मिल सकता है 8 यूनिट्स, रॉ मटेरियल बी कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 15, एंड रॉ मटेरियल सी कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 10 मिल सकता है मुझे रॉ मटेरियल। सम स्पेसिफिक कंजम्पशन इज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो। कंजम्पशन कैसे होगी वो आपको टेबल में दे रखी है। रॉ मटेरियल ए, पी प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल ए लगेगा 2, रॉ मटेरियल बी लगेगा 3 एंड रॉ मटेरियल सी इसमें नहीं लगेगा। तो इस तरह से मुझे टेबल दे रखा है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं थी, इसमें टेबल मुझे सही ही दे रखा है ना, सीधा सीधा ही टेबल दे रखा है। तो एक सेकेंड, ये मुझे दे रखी है, कंजम्पशन पैटर्न दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है मुझे, और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम अवेलेबल यूनिट्स इस बार दे रखी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन किसका था, हमारा मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था, क्योंकि हम उसमें कॉस्ट मिनिमम करने की कोशिश कर रहे थे, वर्किंग आवर्स, अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ये क्वेश्चन किसका है, ये हमारा होगा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, मुझे प्रॉफिट को अपना मैक्सिमाइज करना है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसीजन वेरिएबल इस्टेब्लिश कर लेंगे। डिसीजन वेरिएबल मेरे पास क्या हो जाएंगे इस केस में, प्रोडक्ट पी में कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगी, प्रोडक्ट क्यू में कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगी, एंड प्रोडक्ट आर में कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगी। क्योंकि मुझे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है ना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो ये पर यूनिट प्रॉफिट दे रखा है मुझे, तो टोटल पे चाहिए। तो डिसीजन वेरिएबल आ जाएगा, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट पी, let the number of units produced of product Q and let the number of units produced of product R. P की कितनी है, x1, Q की x2 एंड R की हम लेट कर लेंगे x3। ये डिसीजन वेरिएबल बन गए। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है यहाँ पे।
ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा इस केस में? ऑब्जेक्टिव को डिनोट करते हैं जेड से। मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, यानी कि 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, इसे मुझे करना है मैक्सिमम। कंस्ट्रेंट क्या है? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है ये। कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास इस केस में? रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हमारे पास मिनिमम है, मतलब इतना ही रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास रॉ मटेरियल ए सबसे पहले मेरे पास लिमिटेड है, कितना? 2 यूनिट्स लगेगी पर पर यूनिट ऑफ कंपाउंड पी। प्रोडक्ट पी बनाने में मुझे रॉ मटेरियल ए लगेगा 2 यूनिट्स। ठीक है, टोटल कितना बनाने वाली हूँ मैं प्रोडक्ट पी? x1 प्लस, अभी प्रोडक्ट क्यू बनाने में भी रॉ मटेरियल लगेगा मुझे ए, कितना लगेगा? 3x2 प्लस प्रोडक्ट आर मुझे लगेगा, ये प्रोडक्ट आर बनाने में मुझे रॉ मटेरियल ए लगेगा नहीं। अब मेरे पास मैक्सिमम सप्लाई कितनी है रॉ मटेरियल ए की? मैम 8 यूनिट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकती है। मतलब कि अब मेरे को ये जो बनाना है ना, ये मुझे अपना प्रोडक्ट पी एंड क्यू बनाना है ना, ये रॉ मटेरियल है मेरे पास इतने। ठीक है, प्रोडक्ट पी बनाने में मुझे प्रोडक्ट पी की 1 यूनिट बनाने में लगती है 2 रॉ मटेरियल ऑफ ए इनटू मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पी कर दिया। तो मतलब ये मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट दे दी, कौन से रॉ मटेरियल की? ए की टोटल रिक्वायरमेंट दे दी। पर ये टोटल रिक्वायरमेंट हमारी लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए कितनी? 8, क्योंकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल मेरे पास 8 है ना। रॉ मटेरियल ए मेरे पास कितना मैक्सिमम अवेलेबल है? 8। तो मतलब कि आपको ये जो टोटल रिक्वायरमेंट है ना, ये आपकी 8 ही होनी चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ कंस्ट्रेंट इस्टेब्लिश हो गया ना। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, कि मेरे को जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम करना है। इस प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए मुझे इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। मुझे नहीं पता कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो मैंने लेफ्ट कर लिया है। अभी इन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल ए लगेगा। पर यूनिट के लिए 2 लगता है, एंड यहाँ पे क्यू की पर यूनिट के लिए 3 लगता है, तो उसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ अपना मल्टीप्लाई कर लिया इसको भी मैंने। ठीक है, अब ये जो मेरे को टोटल रॉ मटेरियल लगेगा ना, ये कम होना चाहिए 8 से, क्योंकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल मेरे पास सिर्फ 8 ही अवेलेबल है। तो मुझे अपना मेथड लगा के ऐसी यूनिट्स निकालनी है प्रोडक्ट पी क्यू आर की, जिससे कि मेरा ये मैक्सिमम भी हो प्रॉफिट, एज वेल एज जो मेरी कंस्ट्रेंट है ये भी स्टैब्लिश हो। मतलब मुझे पी क्यू की ऐसी यूनिट, इसमें सिर्फ पी एंड क्यू प्रोडक्ट लगेगा ना, रॉ मटेरियल ये सिर्फ पी एंड क्यू में यूज होगा। मतलब मुझे पी एंड क्यू की नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतनी निकालनी है कि यहाँ पे मेरी रॉ मटेरियल 8 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट ना लगे और मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, समझ आया आपको एलएलपी हम कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ये लास्ट टाइम मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगी, कंसेप्ट नहीं समझाऊंगी अभी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरे पास ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट किसका था? रॉ मटेरियल ए का। देन हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट रॉ मटेरियल बी का। 3x1 2x2 एंड 4x3, 3x1 2x2 एंड 4x3, ये लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए 15, क्योंकि मैक्सिमम में 15 हमारे पास अवेलेबल है ना। नेक्स्ट आ गया QX2, क्यू क्यों लिख रहे हैं, 2x2 प्लस 5x3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ये कंस्ट्रेंट आ गया रॉ मटेरियल सी का। ठीक है, सी का ये कंस्ट्रेंट आ गया। अब आगे हम लिख देंगे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या है? x1 x2 एंड x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। हम माइनस में यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास आपका फॉर्मुलेट, इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहे हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ो। बैंक इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स लोन पॉलिसी। बैंक को अभी अपनी लोन पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। ठीक है,
इन्वॉल्विंग अ मैक्सिमम ऑफ 600 मिलियन, टेबल बिलो गिव्स द रेलिवेंट टाइप्स ऑफ लोन। आपको यहाँ पे रेलिवेंट टाइप्स ऑफ लोन दे रखे हैं। पर्सनल लोन है, कार लोन है, हाउसिंग लोन है, एग्रीकल्चर लोन है एंड कमर्शियल लोन है। आपको 3 तरह के लोन दे रखे हैं। अब उसे जो मैक्सिमम अपने लोन में इन्वेस्ट करना है वो 600 मिलियन है। बैड डेट्स आर नॉट रिकवरेबल। जो आपके बैड डेट्स होंगे ना, ये जो बैड डेट्स है आपके रिकवरेबल नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको बैड डेट्स की, तो ये बैड डेट्स आपको रिकवर नहीं होंगे। एंड प्रोड्यूस नो इंटरेस्ट, और इसके ऊपर बैड डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। लोन आप देना चाहते हो मैक्सिमम 600 मिलियन का। अब 600 मिलियन में बाइफर्केशन दे रखी है आपको, पर्सनल लोन है, हाउसिंग लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, कमर्शियल लोन है। आपको बैड डेट्स दे रखे हैं कि इन लोन में आपकी प्रोबेबिलिटी है बैड डेट की इतनी हो सकती है, और बैड डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं रिसीव होगा। To meet the competition from other bank, the following policy guideline have been set. अदर बैंक के साथ कंपटीशन मीट आउट करने के लिए आपकी कुछ पॉलिसी सेटअप की गई है। एटलीस्ट 40% ऑफ द फंड्स मस्ट बी at least 40% of the funds must be allocated to the agriculture and commercial loan। जो एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन को, एग्रीकल्चरल प्लस कमर्शियल लोन को एटलीस्ट कितना आपको देना है, एटलीस्ट मुझे 40% उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, 40% लोन देना है मुझे कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर को मिला के। उसके बाद बोल रहे हैं फंड्स एलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 50%। हाउसिंग को जो आप लोन दोगे वो एटलीस्ट होना चाहिए 50%। एटलीस्ट 40% ऑफ फंड्स मस्ट बी एलोकेटेड। अब ये 40% किसका दे रखा है आपको, एटलीस्ट 40% ऑफ फंड्स मस्ट बी एलोकेटेड। टोटल फंड, जो आपका टोटल फंड है ना, यानी कि आप जो टोटल फंड इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपका 40% कम से कम चला जाना चाहिए एग्रीकल्चर पर कमर्शियल को। तो 40% ऑफ फंड्स, टोटल फंड्स का 40%। अब ये 50% किसका बोला है, फंड्स एलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल लोन गिवन टू पर्सनल कार एंड हाउसिंग। जो पर्सनल कार एंड हाउसिंग को लोन दोगे ना उसका कम से कम 50% आपका हाउसिंग में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो 50%, ये जो 50% जाना चाहिए ना, ये किसका 50% जाना चाहिए, पर्सनल प्लस कार प्लस हाउसिंग। ठीक है, पर्सनल लोन, कार लोन एंड हाउसिंग लोन में जितना पैसा आप दोगे ना उसका एटलीस्ट 50% आपके हाउसिंग लोन को जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, द ओवरऑल बैड डेट ऑन लोन में नॉट एक्सीड 0.06। जो आपका ओवरऑल बैड डेट है लोन के ऊपर, जो टोटल बैड डेट है वो आपका 0.06 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओवरऑल बैड डेट मस्ट नॉट एक्सीड 0.06। ठीक है, आपका टोटल बैड डेट 0.06 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। करना क्या है, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्राम मॉडल टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल लोन एलोकेशन। आपको लीनियर मॉडल फॉर्मुलेट करना है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन ऑप्टिमल लोन एलोकेशन, कि कम से कम मैं लोन, मतलब कम से कम नहीं, एकदम सही रेशो में अपना लोन एलोकेट कर सकूं मैं, ये मेरा है ऑब्जेक्टिव। अभी ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने यहाँ पे नीचे सिंपल करके लिख दिया है। लेट्स वीडियो को यहीं पे पोस्ट करो, एक बार खुद से फॉर्मुलेट करके देखो, क्योंकि हमने 3-4 एग्जांपल खुद से सॉल्व करके देख ली ना। अब आपको समझ आ गया कि कैसे मुझे इक्वेशन फॉर्मुलेट करने हैं। तो वीडियो को पोस्ट करो यहाँ पे और खुद से इसे एक बार सॉल्व करके देखो। चलो बेटा जी, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व करके देख लिया होगा। अब मेरी टर्न है इसे सॉल्व करने की। जिन बच्चों का तो आंसर निकल गया है वेल एंड गुड है, चेक कर लो। जिनको नहीं समझ आया देख लो बच्चे कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दे रखे हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे चाहिए और डिसीजन वेरिएबल चाहिए। फर्स्ट वन इज डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल मेरा क्या रहेगा, इस केस में मुझे करना क्या बेटा, मुझे ना इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करनी है इस लोन में, ताकि जो मेरा रिटर्न है वो हाई से हाई हो सके, है ना। तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो लेट द इन्वेस्टमेंट इन पर्सनल लोन कितनी आ जाएगी, x1। देन उसके बाद कौन सा लोन है, कार लोन, x2। हाउसिंग लोन
x3 एग्रीकल्चरल लोन, x4 एंड कमर्शियल लोन, x5। ठीक है, ये मेरे हो गए डिसीजन वेरिएबल। उसके बाद मुझे क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मुझे लिखना होता है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे जो रिटर्न है वो मैक्सिमम करनी है अपनी रिटर्न। रिटर्न मतलब मुझे इंटरेस्ट आएगा ना, अपना लोन जो मैंने लोगों को दिया वहां से मुझे इनकम आएगी, इंटरेस्ट की इनकम आएगी, तो मुझे ये इंटरेस्ट की इनकम मैक्सिमम करनी है। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 17% पर्सनल लोन के केस में, कार लोन के केस में 14% रिस्पेक्टिवली आपको इंटरेस्ट दे रखा है। बच्चे इसके साथ देखो मुझे एक और चीज दे रखी है, बैड डेट्स। बैड डेट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि पर्सनल लोन में मेरा 10% का बैड डेट हो सकता है, कार लोन में मेरा 7% का बैड डेट हो सकता है, हाउसिंग लोन में मेरा 5% का बैड डेट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऊपर नीचे ऊपर लाइन लिखी हुई थी ना, क्या लाइन लिखी हुई थी, टेबल बिलो गिव्स द रेलिवेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, बैड डेट आर नॉट रिकवरेबल। जो आपका बैड डेट है वो रिकवरेबल नहीं है, एंड प्रोड्यूस नो इंटरेस्ट, या उस बैड डेट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिकवरेबल ही नहीं है और वो कोई इंटरेस्ट भी जनरेट करके नहीं देगा। तो देखो पर्सनल लोन मैंने लेट कर लिया x1, ठीक है, कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, लेट से मैं 500 रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ पर्सनल लोन के केस में, ठीक है। अब 500 का 17% अगर मैं लगा लूं, पूरे 500 का 17%, तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट इनकम। बट क्या ये सही है, नहीं मैम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें दे रखे हैं बैड डेट्स। बैड डेट कितने दे रखे हैं, 10%, 500 का 10% लगाना कितना आता है, 50। तो 50 तो मेरा प्रोबेबल है बैड डेट हो जाएगा, और ये बैड डेट के ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। तो क्या मुझे पूरे 500 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाना चाहिए, नहीं मैम, मुझे इस 50 को माइनस करना चाहिए, 500 माइनस 50 करना चाहिए, तो मुझे 450 के ऊपर अपना 17% लगाना चाहिए, और ये आएगा मेरा सही रिटर्न 76.5। ये आएगा मेरा इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, तो इस केस में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। ये देखो अभी मेरे को 17 दे रखा है इंटरेस्ट रेट, पर क्या ये 17 मुझे पूरा का पूरा लेना चाहिए, नहीं मैम, मेरा कुछ बैड डेट रहेगा। तो मैं क्या करूंगी, 17 में से माइनस कर दूंगी 0.10, और ये मेरा आ जाएगा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको करके बताया ना, 500 में से मैंने 50 माइनस कर दिया। क्यों कर पाई ऐसा, क्योंकि मैंने लेट कर ली थी 500 अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी। अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट की पता ही नहीं है अमाउंट में कितना इन्वेस्ट करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस केस में ना अपना इंटरेस्ट रेट को ही रिड्यूस कर लूंगी। कैसे इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर लूंगी, 17% उन्होंने इंटरेस्ट दे रखा है, बैड डेट का परसेंटेज रखा है 10% दे रखा है, तो 17% में से 10% में माइनस कर देती हूँ तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया था, जब मैंने 500 लेट किया था उस केस मैंने 500 में से बैड डेट 50 माइनस कर लिए थे। बट इस बार मेरे पास है ही नहीं है ना अभी कितना इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट रेट को ही रिड्यूस कर लिया बैड डेट के साथ माइनस करके। ठीक है, तो अब मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना था कि मुझे अपना इंटरेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। तो 0.17x1 प्लस, पहले इंटरेस्ट रेट लिख लेते हैं ना, 0.14x2 प्लस 0.11x3, 0.11 मिलेगा मुझे अपने हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट, प्लस 0.10x4 प्लस 0.13 अपने कमर्शियल लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। पर क्या ये इंटरेस्ट इफेक्टिव है, नहीं मैम, बैड डेट का हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा, 0.17 माइनस 0.10x1 प्लस 0.07, 0.14 माइनस 0.07x2 प्लस 0.11 माइनस 0.05 x3 प्लस 0.10 माइनस 0.08 x4 प्लस 0.13 माइनस 0.06 x5। ये हो गया मेरा सही ऑब्जेक्टिव फंक्शन। माइनस करके यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे अभी, 0.17 माइनस 0.10 इज 0.07 x1 प्लस 0.14 माइनस 0.07, फिर से 0.07 x2 प्लस 0.11 माइनस 0.05
0.06x3 प्लस 0.10 माइनस 0.08 0.02x4 प्लस 0.13 माइनस 0.06 0.07x5। ठीक है, ये आ गया आपके पास अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सही वाला। अभी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट्स है अब मेरे पास यहाँ पे, ये देखो। अब ये मेरे पास बहुत सारी इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं। मुझे थोड़ी सी ना जगह बनानी पड़ेगी, तो कैसे करते हैं, इसे मैं थोड़ा कर देती हूँ छोटा, क्योंकि अब मेरी जगह हो गई है कम। ठीक है, मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लिखवाएंगे अपनी आराम से। कंस्ट्रेंट्स क्या है, ध्यान से पढ़ो। पहली लाइन में बेटा पहली कंस्ट्रेंट दे रखी है, अ बैंक इज इन अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स लोन पॉलिसी इन्वॉल्विंग अ मैक्सिमम ऑफ 600 मिलियन। उसे लोन पॉलिसी ऐसी बनानी है, उसे टोटल लोन में इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, बट उसकी इन्वेस्टमेंट 600 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट मुझे क्या मिल गया, जो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ वो 600 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरा x1 में इन्वेस्ट करूंगी, x2 में इन्वेस्ट करूंगी, x3 प्लस x4 प्लस x5, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए 600 मिलियन से। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल्स टू 600 मिलियन। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गया आपके पास। सेकंड कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या दे रखा है उन्होंने, सेकंड कंस्ट्रेंट मुझे दे रखा है, ये देखो ये वाला। मैंने आपको परसेंटेज बताई थी, कितनी परसेंटेज एटलीस्ट आपकी इन्वेस्ट होनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्लस कमर्शियल लोन मिला के आपका एटलीस्ट 40% इन्वेस्ट होना चाहिए ऑफ टोटल फंड्स। एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन है हमारे पास x4 एंड x5, x4 प्लस x5 एटलीस्ट मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 40%, 0.40 ऑफ ऑफ कितना, फंड्स, टोटल फंड। अब बेटा क्या आपको पता है कि आप टोटल फंड्स कितना, टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करने वाले हो फंड्स में। मैम ये देखो, हाँ 600 मिलियन लिखा तो हुआ है। नहीं बेटे, ये 600 मिलियन आपका टोटल अमाउंट नहीं है। 600 मिलियन क्या बता रहा है, मैक्सिमम 600 मिलियन इन्वेस्ट होना चाहिए। मतलब आप 500 भी कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो, कुछ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन टोटल मिला के। जरूरी नहीं है 600 करना है, बट 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 600 होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करने वाली हूँ, बट टोटल इन्वेस्टमेंट इनका टोटल करके आ जाएगी। तो 40% ऑफ किसका आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या है, हाउसिंग लोन में आपका कम से कम 50% इन्वेस्ट होना चाहिए। हाउसिंग लोन का मेरे पास x3 है वेरिएबल, x3 should be greater than or equals to कितना, 50%, 0.50 of what, पर्सनल कार प्लस हाउसिंग लोन का मिला के। अब पर्सनल लोन मेरे को कितना, क्या वेरिएबल है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये मिला के। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया अपने ये अपना हाउसिंग लोन का कंस्ट्रेंट भी हो गया। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट मेरे को क्या दे रखा है, ये रहा, ओवरऑल बैड डेट मस्ट नॉट एक्सीड 0.06। जो आपका ओवरऑल बैड डेट है वो 0.06 मिलियन को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ओवरऑल बैड डेट आपका कैसे निकलेगा, बैड डेट की मैम हमें परसेंटेज यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है। 0.10%, 7%, 5%, 8%, 6%, ये मुझे परसेंटेज दे रखी है। अब ये परसेंटेज किसके ऊपर पड़ेगी, जितना मुझे लोन में इन्वेस्ट करना है। पर्सनल लोन का मुझे 10% बैड डेट होगा, तो x1 का 10% लगाऊंगी ना, तो कैसे आ जाएगा, 0.10x1 प्लस 7 और 5, 0.07x2 प्लस 0.05x3 प्लस 0.8 और 0.6, 0.08x4 प्लस 0.06x5। ठीक है, अब ये जो आपका टोटल बैड डेट हो जाएगा,
x1 का 10%, x2 का 7% है ना, ये टोटल बैड डेट हो जाएगा। ये टोटल बैड डेट आपका किसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0.06 मिलियन। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट कंस्ट्रेंट। ये हो गया आपके सारे कंस्ट्रेंट इस्टेब्लिश। लास्ट कंस्ट्रेंट इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। लास्ट कंस्ट्रेंट इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। मतलब कि जो आपका x1 है, x2 है, x3, x4, x5, लोन में पैसा लगा, माइनस में क्या इन्वेस्ट दे सकते हो लोगों को, लोन नहीं दे सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये था आपका ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में घुमाया गया था। इसे स्टार मार्क कर लेना, इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। एनुअल हैंडमेड फर्नीचर शो and sales occur next month and a school of vocational studies is planning to make furniture for sale। ठीक है, फर्नीचर सेल करने वाले हैं। There are 3 woodworking classes। 3 woodworking classes है हमारे पास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 3 क्लासेस हैं जो वुड में काम करेंगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एट स्कूल। एंड दे हैव टू डिसाइड मेक 3 स्टाइल ऑफ चेयर ए, बी एंड सी। 3 मेरे पास क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। वो 3 चेयर बनाएंगी, ए, बी एंड सी, 3 कैटेगरी की चेयर्स बनाएंगी। ईच चेयर मस्ट रिसीव वर्क इन ईच क्लास एंड द टाइम इन आवर्स फॉर ईच चेयर इन ईच क्लास इज गिवन। आपको टाइम भी दे रखा है हर एक क्लास में कितना लगेगा। फर्स्ट ईयर चेयर ए बनाने में लगेगी 2 आवर्स, चेयर बी बनाने में लगेगी 3 आवर्स, चेयर सी बनाने में लगेगी 2 आवर्स। सेकेंड ईयर चेयर ए बनाने में 4 आवर्स लेगी, चेयर बी बनाने में 3 आवर्स लेगी, चेयर सी बनाने में 1 आवर लेगी। थर्ड ईयर चेयर ए बनाने में 3 आवर्स लेगी, चेयर बी बनाने में 2 आवर्स लेगी एंड चेयर सी बनाने में 4 आवर्स लेगी। इन नेक्स्ट मंथ देयर विल बी 120 आवर्स अवेलेबल इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर को कितने आवर्स अवेलेबल है, अब यहाँ पे मैंने जगह भी नहीं छोड़ी है, ऐसा करते हैं यहाँ पे बनाते हैं छोटा सा। फर्स्ट ईयर को कितने आवर्स अवेलेबल हैं, 120 आवर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 160 आवर्स इन सेकेंड क्लास, 160 आवर्स अवेलेबल है सेकेंड क्लास को। ओके, 100 आवर्स इन द थर्ड ईयर, 100 आवर्स अवेलेबल है थर्ड ईयर को, हमारे 100 आवर्स अवेलेबल है टू प्रोड्यूस चेयर्स। द टीचर ऑफ द वुड वर्किंग क्लास फील्स दैट अ मैक्सिमम ऑफ 40 चेयर कैन बी सोल्ड एट द शो। जो मैक्सिमम चेयर्स हैं वो हम कितनी सोल्ड कर सकते हैं, 40 चेयर्स सोल्ड कर सकते हैं। द टीचर हैज डिटरमाइंड दैट प्रॉफिट फ्रॉम ईच टाइप ऑफ चेयर विल बी ए। ए से हमें प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे हमें दे रखा है प्रॉफिट। चेयर ए से मुझे प्रॉफिट कितना होगा 40, चेयर बी से प्रॉफिट कितना होगा मुझे 35 एंड चेयर सी से प्रॉफिट मुझे कितना होगा 30 प्रॉफिट होगा। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे लिखी है, टीचर ऑफ द वुड वर्किंग क्लास फील्स दैट मैक्सिमम ऑफ 40 चेयर्स कैन बी सोल्ड। मैक्सिमम चेयर्स सोल्ड कितनी है आपकी 40। करना क्या है, फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। आपको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना है टू डिटरमाइन हाउ मेनी चेयर शुड बी प्रोड्यूस्ड। आपको देखना है कि आपको कितनी चेयर प्रोड्यूस करनी है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ताकि आप प्रॉफिट कर सको मैक्सिमम। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें क्या है, हमें करना है मैम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। उसमें हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट है, तो सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल बनाओ, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, देन कंस्ट्रेंट लिखो एंड देन नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लिखो। ठीक है, वीडियो को करो यहाँ पे पॉज और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, आई होप आप लोगों का आंसर निकल गया होगा। अब मैं आपको करके बताती हूँ, जिनका निकल गया एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले मुझे लिखने हैं डिसीजन वेरिएबल। अरे यार, डिसीजन वेरिएबल क्या है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इतना नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस करनी है ताकि जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। प्रॉफिट पर चेयर मुझे दे रखा है 40, 35, 30। अगेन ये क्वेश्चन उल्टा दे रखा है ना, टेबल देखो, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो इधर दे रखा है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो लेट द नंबर ऑफ चेयर ए प्रोड्यूस्ड इज x1, b x2 एंड सी की x3 ले लो।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे? 40, है ना? 40x1 प्लस 35x2 प्लस 30x3 शुड, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैं शुड भी बोलने लगी थी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? आपको जो प्रॉफिट है ये आपको मैक्सिमम करना है। ये प्रॉफिट जो है आपका सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, क्या कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास? पर हमारे पास कंस्ट्रेंट है वर्किंग आवर्स लिमिटेड अवेलेबल है ना? ईयर 1 के पास वर्किंग आवर्स टोटल अवेलेबल है 120, ईयर 2 के पास 160 अवेलेबल है, एंड ईयर 3 के पास 100 वर्किंग आवर अवेलेबल है। एंड एक चर बनने को एक ईयर कितना वर्किंग आवर लेता है वो हमें डेटा दे रखा है। मतलब जो टोटल वर्किंग आवर है वो हमारे 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे? 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 120, है ना? हमारे पास वर्किंग आवर्स लिमिटेड अवेलेबल है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हो जाएगा 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 should be less than or equals to 160, and 3x1 plus 2x2 plus 4x3 should be लेस देन और इक्वल्स टू 100, क्योंकि हमें मैक्सिमम वर्किंग आवर्स दे रखे ना। लास्ट में हमारी आ जाएगी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सिंपल था क्वेश्चन ये भी, ठीक है। अब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपने ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन सारे सॉल्व करके देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है? कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर, जिसमें टेबल हमें साथ साथ में बनाना है। 3 प्रोडक्ट हमारे बनते हैं पी क्यू एंड आर फ्रॉम 3 रॉ मटेरियल ए बी एंड सी। रॉ मटेरियल भी दे रखा है हमें ए बी और सी रॉ मटेरियल दे रखा है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर 2 यूनिट्स ऑफ ए। प्रोडक्ट पी की एक यूनिट को लगता है 2 यूनिट्स ऑफ ए, 3 यूनिट्स ऑफ बी, ठीक है, सी नहीं लगता है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर, प्रोडक्ट क्यू की 1 यूनिट को लगता है 2 यूनिट्स ऑफ बी एंड 5 यूनिट्स ऑफ सी। ए नहीं लगता है क्यू बनाने में, ठीक है। एंड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर 3 यूनिट ऑफ ए, 2 यूनिट ऑफ बी एंड 4 यूनिट ऑफ सी, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट हमें दे रखी है। कंपनी हैज 8 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ए, इसके पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है 8 यूनिट्स अवेलेबल है रॉ मटेरियल ए की, 10 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी एंड 15 यूनिट्स ऑफ मटेरियल सी, ठीक है। अवेलेबिलिटी दे रखी है। प्रॉफिट्स पर यूनिट प्रोड्यूस, प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं पी, पी का प्रॉफिट आपको दे रखा है 3 रुपीज पर यूनिट, क्यू का दे रखा है 5 रुपीज पर यूनिट एंड आर का दे रखा है 4 रुपीज पर यूनिट। फॉर्मुलेट द इक्वेशन मैथमेटिकली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ऐसे क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया ना, सेम क्वेश्चन हो गया ना। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा प्रैक्टिस, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना। टेबल मैंने बना दिया, डिसीजन वेरिएबल बनाओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, कंस्ट्रेंट लिखो एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लिखो। दो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो ध्यान से। सिटी हॉस्पिटल हैज द फॉलोइंग मिनिमल डेली रिक्वायरमेंट फॉर नर्सेज। सिटी हॉस्पिटल को नर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे नर्सेज की रिक्वायरमेंट दे रखी है। पीरियड दे रखा है, पीरियड 1 में जो क्लॉक टाइम है 6 से 10 घंटे का, 6 बजे से लेके 10 बजे तक का आपका ये पीरियड 1 चलता है। कितने घंटे हुए? 4 आवर्स हुए। कहाँ पे लिखूं मैं? यहाँ पे लिख लेते हैं 4 आवर्स। हर पीरियड आपका 4 आवर्स का है। ये देखो हर पीरियड है आपका 4 आवर्स का पीरियड है, ठीक है। पीरियड 1 आपका 6 बजे से लेके 10 बजे तक चलेगा।
मिनिमल नंबर ऑफ नर्सेज मुझे कितनी रिक्वायर्ड है, 2 नर्सेज रिक्वायर्ड है पीरियड 1 में। पीरियड 2 आपका 10 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा और इस पीरियड में मुझे 7 नर्सेज की जरूरत है। पीरियड 3 मेरा 2 बजे से लेके 6 बजे तक चलेगा, इस पीरियड में मुझे 75 नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। पीरियड 4 6 बजे से लेके 10 बजे तक चलेगा शाम के और 8 नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। पीरियड 5 10 बजे से लेके 2 बजे तक लगेगा, 20 नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। पीरियड 6 2 बजे से लेके 6 बजे तक चलेगा, 6 नर्सेज की रिक्वायरमेंट है हमें। नर्सेज रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। नर्सेज आती हैं हर पीरियड के स्टार्टिंग में, 6 बजे 10 बजे 2 बजे 6 बजे 10 बजे 2 बजे, इस तरह से नर्सेज आती हैं एंड वर्क फॉर 8 कंसेक्यूटिव आवर्स, और टोटल 8 घंटे के लिए काम करती है। मतलब कि अगर कोई नर्स यहाँ पे 6 बजे आई है पीरियड 1 में, तो वो कब जाएगी, यहाँ पे 2 बजे वो हमारी नर्स जाएगी। अगर अगर कोई नर्स 10 बजे आई है तो वो कितने बजे जाएगी, 6 बजे हमारी नर्स जाएगी, क्योंकि 8 घंटे काम करती है और 4 4 घंटे का पीरियड है हमारा। मतलब एक पीरियड में आई हुई नर्स 2 पीरियड हमारे खत्म करके जाएगी। द हॉस्पिटल वॉन्ट्स टू डिटरमाइन द मिनिमल नंबर ऑफ नर्सेज टू बी एम्प्लॉयड। हॉस्पिटल को देखना है कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज कितनी एम्प्लॉय करूं, सो दैट देयर विल बी सफिशिएंट नंबर ऑफ नर्सेज अवेलेबल फॉर ईच पीरियड, ताकि मेरे पास हर पीरियड के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ नर्सेज अवेलेबल हो। Formulate this as a linear programming equation by setting up an appropriate constraint and objective function। ठीक है, हमें अपनी LLP प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। क्या करना है मुझे, मिनिमल नंबर ऑफ नर्सेज अपॉइंट करनी है मुझे, ताकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट मेरी अचीव हो सके। कि अगर किसी पीरियड में मुझे 75 नर्सेज चाहिए तो मेरे को उस पीरियड में 75 नर्सेज मिल जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो फिर मैं करवाती हूँ। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना है मेरा डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल मेरा क्या आ जाएगा, मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज को इम्प्लाई करना है। यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, द हॉस्पिटल वांट्स टू डिटरमाइन द मिनिमल नंबर ऑफ नर्सेज। मुझे देखना है मुझे कितनी नंबर ऑफ नर्सेज को पॉइंट करना है। तो लेट द नंबर ऑफ नर्सेज अपॉइंट इन पीरियड 1, यानी कि अपना 6 बजे से लेके 10 बजे तक, x1, पीरियड 2 में x2, पीरियड 3 में x4, पीरियड 4 में x5 एंड पीरियड 5 में 1 2 यहाँ पे 3 4 x5 एंड पीरियड 6 में x6। ठीक है, ये मेरा होगा डिसीजन वेरिएबल। देन मेरे पास आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, क्या करना चाहती हूँ मैं ऑब्जेक्टिव अचीव, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेज को अपॉइंट करना है, मतलब कि मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z equals to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6। इसे मुझे मिनिमम करना है अपने नंबर ऑफ नर्सेज एम्प्लॉयड को। बट ये कुछ कंस्ट्रेंट के साथ है, आता हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट्स है मेरे, इस बार देखो कंस्ट्रेंट्स ध्यान से देखो। कंस्ट्रेंट्स क्या है, मेरे को मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सेज मेरी है कंस्ट्रेंट। पीरियड 1 में मुझे मिनिमम 2 नर्सेज चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 नर्सेज चाहिए, मतलब कि शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए ना, इतना तो ठीक है। मिनिमम 2 नर्सेज चाहिए। अब पीरियड 1 में मेरे पास कौन कौन सी नर्स होगी, एक तो मेरी होगी ये वाली, जहाँ पे मेरी हर एक पीरियड में एक नई नर्स आ रही है, एक तो मेरी ये वाली नर्स आएगी। दूसरी मेरी ये 2 बजे वाली जो नर्स आई थी वो 8 घंटे की ड्यूटी कर रही है ना, तो वो भी तो अवेलेबल होगी ना यहाँ पे। तो पीरियड 1 में मेरे पास 2 नर्सेज होगी, एक तो पीरियड 1 की, एक तो पीरियड 6 की, यानी कि x1 और x6, x1 प्लस x6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास पीरियड 2 में, एक तो मेरी ये 10 बजे जो नर्स आएगी और दूसरी मेरी 6 बजे वाली नर्स भी होगी, है ना। तो x1 प्लस x2 should be greater than or equals to 7। देन आ जाएगा मेरे पास x2 प्लस x3 should be greater than or equals to, क्योंकि इस पीरियड में मेरे पास x3 वाली नर्स तो होगी, साथ में x2 वाली भी होगी, 75। देन x3 प्लस x4 should be greater than equals to, इस पीरियड में मेरे पास x4 की होगी भी, साथ में x3 की भी होगी, should be greater than or equals to 8। देन नेक्स्ट पीरियड में x5 की तो होगी, साथ में x4 की भी होगी। कौन सा पीरियड कर रही हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट पीरियड में x1 और x6 की होगी, सेकंड पीरियड में x1 और x2 की होगी, है ना। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। थर्ड पीरियड में मेरी x3 और x2 की होगी, ठीक है। फोर्थ पीरियड में मेरी x4 और x3 की होगी,
x4 और x3 की होगी। फिफ्थ पीरियड में मेरी x5 और x4 की होगी, x5 प्लस x4। सिक्स्थ पीरियड में मेरी x5 और x6 की होगी नॉइसेस, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 और 6। ठीक है, ये हो गया मेरे कंस्ट्रेंट्स। लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मेरे पास क्या है, x1, x2, x3, x4, x5 and x6 should be greater than or equals to 0। of course नर्सेस माइनस में क्या लेके आओगे, हो ही नहीं सकता कि नर्सेस माइनस में आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा जी अभी हमने ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। अभी की इस क्लास का ड्यूरेशन हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज मेरे को जाना है अपने ऑफिस के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करो, ये जो क्वेश्चन है ना इनके ले लो स्क्रीनशॉट। मैं बाकी ये ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगी, इनके ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, और ये होमवर्क रहेगा आपका, अभी सॉल्व करो। रात को एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम ये वाला क्वेश्चन जितना भी होमवर्क क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे होंगे, और आगे का मेथड देख रहे होंगे क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला क्वेश्चन, 2, 3, अब लो, 4, 5, बस इतने, ये 5 क्वेश्चन है आपके जो आपको होमवर्क है। अभी के लिए आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रात को हम फिर से मिलेंगे, रात को इन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, और हम देख रहे होंगे इसके बाद कि अभी हमने फॉर्मुलेट करना तो सीख लिया एलएलपी, अब उस एलएलपी का क्वेश्चन हमने बनाया, भाई क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है, और हम उसके बाद डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे होंगे कि इस एलएलपी को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।